अनिका की यह बात सुनकर देविका के चेहरे पे हंसी आ गई। देविका ने अनिका से कहा, जो खराबी इतने घंटों में नहीं हुई, क्या तुम्हें लगता है इन्हें आने वाले 5 मिनट में अचानक इन फूलों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा? इन फूलों की हालत खराब हो जाएगी। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, अनिका तुम अब अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा रखती हो। सर जीतने के लालच में तुम यह भी भूल गई हो तो कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं होती है। अगर तुम यह शर्त हार गई तब भी मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें भी इसी बात का पता चल जाएगा कि मैं तुमसे और रोहित से कितना प्यार करती हूँ। भले ही रोहित को मैंने जन्म नहीं दिया है, मगर जब जन्म देने वाली माँ ही अपने बेटे को तक स्वीकार कर दिया था, तब रात दिन विदेश में रहने के बावजूद मैं सिर्फ और सिर्फ रोहित के बारे में सोचती थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि रोहित ने तुमसे अपना जीवन साथी चुना है। तुम न सिर्फ खूबसूरत हो मगर काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी हो। पता नहीं आयशा को बातों में आकर तुम्हें क्यों मुझसे नफरत होने लगी है, मगर मैं यह भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम्हें आयशा का असली चेहरा नजर आ जाएगा। चलो 5 मिनट बाद कम से कम तुम तो मुझे मारवा खानदान से मिलने की परमिशन जरूर दिलाओगी। बस अब पक्का यकीन हो जाएगा मुझे, और एक बार बिछड़े हुए खानदान के नज़दीक बढ़ाने लगेगी, तब धीरे धीरे असलियत से पर्दा उठ जाएगा और तुम्हें आयशा का असली चेहरा नजर आ जाएगा। जब देविका ने आयशा और अनिका के सामने ये सारी बातें कर रही थी, तभी अचानक देविका के चीफ सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर देविका के पास आया और उसने देविका के कानों में कुछ कहा। देविका तुरंत घड़ी का टाइम देखा। शर्त पूरे होने में अभी सिर्फ 2 मिनट वक्त बाकी थे। देविका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी थी। अचानक ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए देविका ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो वो फूल बिल्कुल तंदुरुस्त थे, फिर अचानक क्या हो गया? सिक्योरिटी गार्ड ने, पता नहीं मैडम क्या हो गया, मगर अभी 5 मिनट पहले फूलों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। गहरे काले धब्बे नजर आने लगे हैं। फूलों पे ऐसा लग रहा है जैसे पौधे का किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है। हमने इससे पहले भी काफी फूलों को एक्सपीडिशन का सिक्योरिटी दी है। अक्सर कीड़े लगने की वजह से या किसी दवाई का साइड इफेक्ट होने की वजह से फूलों पर इस तरह के धब्बे नजर आते हैं। उस आदमी को चुप कराते हुए देविका ने कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम्हारा काम है फूलों को सिक्योरिटी देना। अपना काम से ठीक से करना पाते और मुझे फिजूल का बसवास कर रहे हो। सिक्योरिटी ऑफिसर ने देविका को और हैरानी से देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फूलों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें क्या गलती थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी उससे येलो ऑर्किड के पास इकट्ठा होने लगे। देविका तेजी से गार्डन के बीचों बीच रखे हुए रेल येलो ऑर्किड के पौधों की ओर आई। पौधे को हालत देखकर देविका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पौधों के साथ अचानक हो क्या गया था। वैसे यह बात तो देविका भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसने जो दवाई पौधे पर इस्तेमाल की थी वो काफी स्ट्रांग थी, मगर देविका ने यह कभी नहीं सोचा था वह दवाई की साइड इफेक्ट इतनी जल्दी पौधों पर नजर आने लगेगी। पौधे का कंडीशन देखकर सागर काफी परेशान हो गया। सागर ने देविका के पास आकर कहा, मैडम यह क्या हो गया पौधों को? देखिए मैंने आपसे कहा था अगर आप इनका इलाज करना नहीं जानती तो फिर इन पर पौधों का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अरे मैं यह बहुत बड़े लीगल मैटर में फंस चुका हूँ। वह लोग कंपनसेशन के तौर पे ना सिर्फ मुझसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, बल्कि वह लोग हमेशा हमेशा के लिए मुझे इंडस्ट्री से बाहर करवा देंगे। मैंने आपसे कहा था मेरे लिए फूल अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती है। सागर को सागर को चुप कराते हुए देविका ने कहा, अरे तुम्हारे सामने ही तो मैंने इलाज किया था इन फूलों का, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तक तो पौधा इतना तंदुरुस्त था, अचानक ही उस पौधे में इस तरह की बीमारी लग जाएगी। मुझे पक्का यकीन है इन पौधों के साथ किसी न किसी ने खिलवाड़ किया है। देविका को इस तरह एलिगेशन सुनकर आसपास खड़े लोग चौंक गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने देविका से पूछा, मैडम आप कहना क्या चाहती हैं? पीछे से धीरे धीरे गार्डन के बीचों बीच चल रहा आयशा और अनिका को देखकर देविका ने कहा, जरूर सत्य जीतने के लिए इन लोगों ने पौधों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया है। जरूर इन लोगों का पौधों में कोई ऐसी चीज मिलाई है जिसकी वजह से पौधों की ये हालत हुई है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने यह बात सुनते ही तुरंत अपने एक असिस्टेंट के साथ आगे आया और देविका से कहने लगा, मगर मैडम आपने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके बाद मैंने और मेरे 4 साथियों ने इन पौधों की रखवाली करने के लिए तैनात कर दिया था। मैंने खुद यहीं पर खड़ा था। इन पौधों को मैं पर्सनली निगरानी कर रहा था। पिछले 2 घंटों में इन पौधों के आसपास कोई नहीं आया। जिन लोगों को इन फूलों को तंदुरुस्त देखनी थी उसके लिए एक बाउंड्री बनाई गई थी। देखिए ये बाउंड्री इस पौधों के 5 मीटर के दूर पर है।
चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब अपनी पूरी बात सबके सामने रख दी तो देविका ने ऑफिसर को बातों को झुठलाते हुए कहने लगी, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी पर कोई भरोसा नहीं है। जरूर मेरे साथ साजिश करने की कोशिश की गई है। इन पौधों के साथ जरूर किसी ने छेड़छानी की है। सिक्योरिटी गार्ड ने असिस्टेंट ने देविका को इस बात को जवाब देते हुए कहा, मैडम अगर आपको हम पर भरोसा नहीं तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज में आपको जरूर पता लग जाएगा इस पौधे के आसपास कोई नहीं आया और आप इन दोनों औरतों के बारे में बात कर रही है। वो पिछले 2 घंटों से वही गार्डन के कोने में बैठी हुई एक दूसरे से बातें कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ साफ देख सकेंगी आप। देविका अब जान चुकी थी कि उसके पास अब कोई इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यह सब कुछ अनिका और आयशा की वजह से हुआ था, इसलिए लोगों के सामने अब इल्जाम लगाना सही नहीं होगा। अचानक ही देविका ने तेज सांस लेने लगी। उसे पता था अब बहुत जल्द उसके सबके सामने उसका शर्मिंदगी का झुकने वाला था, मगर किसी भी तरह उसे कोई प्लानिंग सोचा होगा उससे ऊंचे खानदान की औरतों को उसे खोई हुई इज्जत फिर से पा सके। तभी एक काफ़ी उम्रदार औरत जो काफ़ी ऊंचे और सेफ्रेटेड खानदान के लग रही थी वो देविका के पास आई और कहने लगी, देविका जी आप फूलों के और पौधों को इलाज करना नहीं जानती थी, आपको इस तरह रिस्क नहीं लेना चाहिए था। हमें तो आपके इन्विटेशन में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आपने अपने इन्विटेशन में बोया डाटा में बहुत कुछ लिखा था, मगर इतने साल में बोटनिकल एक्सपेरिमेंट के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही हमें उम्मीद नहीं थी। सागर वही देविका के पास खड़ा अब ये सोचने लगा वो अपने आप को मुसीबत से कैसे निकाले, क्योंकि अगर वो फूलों का कुछ हो जाएगा तो ऊपर से बहुत बड़ी लीगल एक्शन ली जा सकती थी। सागर ने देविका के पास आकर कहा, देखिए मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा अगर इन फूलों को कुछ हो गया तो मेहरबानी करके कुछ भी कीजिए, इन फूलों को बचाइए। देविका हैरान होकर फूलों को देखने लगी। पीले खूबसूरतदार ऑर्किड अब धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। देविका जानती थी अब ये उसे बहुत जल्द किसी की मदद की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आसपास खड़ी औरतों के सामने देखकर देविका ने पूछा, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो इन पौधों को मरने से बचा सके? ऊंचे खानदान की सभी औरतें गार्डनिंग का शौक रखती थी, मगर इस वक्त आगे आकर वह अपनी नॉलेज शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अब जानती थी उनकी कहीं इस बात फूलों को नहीं बचाया जा सकता। सबके सामने उसे शर्मिंदगी उठानी होगी। सागर भी अब जोर जोर से लोगों की ओर देखकर रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज अगर कोई भी किसी भी ऐसे इंसान को जानता है जो फूलों को इलाज के बारे में जानकारी रखता है तो प्लीज मुझे बताइए। सागर अच्छी तरह से जानता था फ्लावर गर्ड नाम की एक लड़की पिछले कुछ सालों से लोगों को इंटरनेट के जरिए पौधों को बचाने की सलाह देती करती थी। उस लड़की की मदद से कई किसानों ने अपने फसल बर्बाद होने से बचाया था। सागर ने आसपास खड़े औरतों को देखकर कहा, अगर आप में से कोई फ्लावर गर्ड का कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट करने का तरीका जानता है तो प्लीज मुझे बताइए। मेरे ख्याल से अब वही रास्ता है अगर इन फूलों को हमें बचाना है तो। सागर की बात सुनते ही आयशा ने अनिका का हाथ पकड़ कहा, फ्लावर गर्ड और कोई नहीं बल्कि मेरी बहू अनिका है। आयशा की यह बात सुनकर एजुकेशन में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अनिका की खूबियों के बारे में सभी लोगों काफ़ी बातें सुन रखी थी, मगर अब यह बात अनिका और ही फ्लावर गर्ल थी उनके लिए सब मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आयशा की बात पूरी होने के बाद देविका ने आगे बढ़ते हुए आयशा से कहा, यह तुम क्या कर रही हो? अनिका को इस बात का बिल्चे में लाना कोई ज़रूरत नहीं और फिर ऐसा झूठ भी फैलाना क्या मतलब? क्या तुम जानती हो अनिका बहुत जल्द मारवा खानदान की बहू बनने वाली है? इस तरह के अफवाह फैलाकर तुम अब पूरे ऊंचे खानदान को शर्मिंदगी कर दोगी। देविका की बात काटते हुए अनिका ने कहा, देखिए मैं फ्लोर गर्ल हूँ या नहीं ये मुद्दा नहीं, इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि क्या इन फूलों को बचाया जा सकता है या नहीं। मैं आपको लोगों को वादा तो नहीं कर सकती मगर कोशिश जरूर कर सकती हूँ इन फूलों को बचाने की। सभी लोग अनिका की ये बात सुनकर चौंक गए। फूलों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि फूलों को अब बचाया जा सकता और हर गुजरते पल साथ फूलों का रंग उड़ता जा रहा था। लोग जान चुके थे कि अभी इन फूलों के पास बहुत ही कम वक्त बचा था। तभी औरतें अभी अभी कुछ देर पहले देविका को खरी खोटी सुना रही थी। उसी औरत ने आयशा की ओर देखकर कहा, क्या तुम सच कह रही हो तुम्हारी बहू हुई द फेमस फ्लोर गर्ल है? आयशा ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। आयशा का जवाब सुनते ही उस औरतों पर चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी, गुस्सा नजर आने लगा। आयशा और अनिका और बड़ी बड़ी आंखों से करके देखते हुए औरत ने कहा, अगर तुम फूलों को बचाने का विधि जानती हो तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सागर भी उस औरत के बात का समर्थन करते हुए आगे आकर कहने लगा, बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी जी। आयशा जी, हम सब जानते हैं आपने फूलों का कितना प्यार है। कई सालों से हम लोग फूलों को देखभाल करने के लिए आपसे सलाह लेते आए हैं। फूलों के प्रति आपका प्यार, आपका समर्पण देखकर हम सब आपकी काफ़ी इज्जत करते हैं, मगर यह तो बहुत गलत बात है कि आपने अगर आपकी बहू सचमुच फूलों के बचाने की विधि जानती है तो आप मुझसे पहले ही बता देती। आपकी बहू को फ्लोर गर्ल है इस तरह के देविका जी के सामने नीचा दिखाने के लिए आपकी गलत इलाज करने ही क्यों दिया?
क्या आपको दिल में फूलों का जान में कोई परवाह नहीं? क्या आपको इन फूलों के लिए कोई इमोशन नहीं है? आसपास खड़ी औरतें कहीं ना कहीं सागर की बात तो हुई बात सच लगने लगी। उच्च खानदान की औरतों को देविका और आयशा का रिश्ता अच्छी तरह से पता था। वो लोग भी जानते थे कि सौतन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काफी किसी हद तक जा सकती थी, मगर किसी ने आयशा को यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फूलों की जान की परवाह न करते हुए अपनी सौतन को इस तरह सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। अगर सागर और बाकी लोगों की बातों का आयशा के पास कोई सबूत नहीं था, लोगों ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि आयशा ने जानबूझकर इन फूलों को रेयर की जान की परवाह न करके अपनी सौतन से बदला लेने के लिए यह सब कुछ प्लान बनाया था। तभी अचानक अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं ही आंटी से कहा था कि हम इन फूलों का इलाज नहीं करेंगे। अनिका की बात सुनकर हैरान रह गए। अनिका ने सबके सामने यह कबूल किया कि आयशा को उन फूलों का इलाज करने से अनिका ने ही रोक रखा था। सागर ने फूलों से ज्यादा अपने ऊपर होने वाली लीगल एक्शन की पड़ी थी। वो अनिका के सामने आकर कहने लगा, मैडम ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़ी डॉक्टर है, लोगों की जान बचाने के लिए जमीन की आसमान कर देती है। क्या एक डॉक्टर होने के नाते आपने यह भी नहीं पता कि पेड़ पौधों के फूलों को में भी जान होती है? तो क्या आपकी नज़रों में सिर्फ इंसान की जान की कीमत है, इन फूलों की जान की कोई कीमत नहीं है? अनिका ने सागर की बात को मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, ऊपर वाले की बनाई हर चीज के लिए मेरे लिए काफी प्रीशियस है, और मेरे पास जितनी भी जानकारी है उसके लिए मैं ऊपर वाले की बनाई हर जान को बचाने की कोशिश करती रहूंगी। लोगों को अचानक ही अनिका की यह बदली हुई बात समझ नहीं आ रही थी। एक तरफ तो अनिका ने आयशा को फूलों को इलाज करने से रोक दिया था, और दूसरी तरफ वही अनिका कह रही थी कि जान बचाने के लिए वो कोई भी हद तक जा सकती थी। सागर काफी कंफ्यूज था। अनिका की ओर देखकर पूछने लगा, या आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? मेरी तो समझ से कुछ नहीं आ रहा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप क्या इस वक्त इन फूलों को बचा सकती है? अनिका ने सागर को शांत करते हुए कहा, देखिए आपको रिलैक्सन करना पड़ेगा। हाँ, इन फूलों को जरूर बचाया जा सकता है, मगर हर इलाज करने का एक तरीका अलग होता है। कल जब आयशा जी ने तुम्हें फोन किया था तब तुम्हें फूलों को देविका जी ने बताई हुई दवाइयाँ दे चुके थे, और मैं तभी जान चुकी थी कि फूलों के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। तुम्हें यह बात बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तुम दवाइयों पर अपना असर करना शुरू कर दिया था। अब अगर मैं अपना इलाज फूलों पर शुरू कर दूँ तो अपनी दवाइयाँ फूलों को देती हूँ तो एक साथ दो दो दवाइयों का असर पौधों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए किसी भी हालत में हम वेट करना चाहता थे, काफ़ी कब हद तक पौधों का अपना असर दिखाएगा, उसके बाद वो साइड इफ़ेक्ट पौधों को दिखना शुरू होगा। जब पहली दवाइयाँ पूरी तरह से अपना असर दिखा चुकी होगी, तब उसके बाद हम दूसरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे ही एक इंसान ने शरीर में अलग केमिकल मौजूद हो, उसने तुरंत दूसरा केमिकल दे दिया जाए तो दोनों केमिकल आपस में मिलकर इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह इन पौधों का इलाज करने में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक बार पुराने केमिकल का असर पूरा हो जाएगा तो उसी के बाद दूसरा केमिकल दिया जा सकता है। आसपास खड़े सभी लोग अनिका की बात को अब अच्छी तरह से समझ गए आ गई थी। लोगों ने जब आयशा पर इस बात का इल्जाम लगाना शुरू किया, तब आयशा ने फूलों से प्यार नहीं था और सिर्फ अपने सौतन के नीचा दिखाने के लिए वो फूलों की आहुति देने के लिए तैयार हो गई थी। तभी मन ही मन देविका ने काफी खुश हो गई थी। देविका का सिर्फ एक ही मकसद था, ये एविएशन करने के पीछे वो किसी तरह आयिका शो को सबकी नज़रों में नीचा दिखा सके, अब चाहे वो किसी भी तरह से हो। ऐसा लोगों की नज़रों में गिराना देविका के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जब लोगों ने आयशा की नीयत पर शक करना शुरू किया, तब मन ही मन देविका काफ़ी खुश हुई थी। मगर अब अनिका ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद सारे लोग यह समझ गए थे कि देविका ने बहुत बड़ी गलती की थी, बिना नॉलेज उन नाजुक फूलों का इलाज करके। सागर किसी भी कीमत पर उन फूलों को बचाना चाहता था। सागर ने अनिका के पास जाकर अनिका से कहा, देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, आप पास इन फूलों का इलाज करने का तरीका है, तुम तो प्लीज इन फूलों को इलाज करने में मेरी मदद कीजिए। सागर की बात सुनते ही अनिका ने अपने पर्स से एक छोटी सी प्लास्टिक बैग निकाली। उस बैग में एक पाउडर भरा हुआ था। अनिका ने वो बैग सागर के हवाले करते हुए कहा, यह दवाई अभी इन पौधों पर छिड़क दो, और कुछ पाउडर मिट्टी में भी छिड़क देना। इन फूलों के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ घंटों में रुक जाएगा, मगर फूलों में इतनी जल्दी जान नहीं लौटेगी। 15 दिनों तक इन फूलों का इलाज करने के बाद यह फूल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनिका ने जिस तरह यह बात बात की, सुंदर सागर तुरंत अनिका की बात सुनकर कोवैक्सीन हो गया। अनिका को सागर से दवाई इस्तेमाल करने का सारा तरीका भी बता दिया। आसपास खड़े सारे लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे। अनिका एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे, इसलिए अनिका के इलाज पर शक करना कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता था। अनिका ने सागर को यह बात भी बता दिया कि किसी तरह साइड इफेक्ट उन फूलों के में
हुए थे और देविका ने जो दवाई दी थी उसमें शामिल कौन-कौन से केमिकल की वजह से फूलों पे क्या असर हुआ था, यह बात भी अच्छी तरह से अनिका ने सबके सामने सागर को एक्सप्लेन कर दी। अनिका से इलाज करने का तरीका जानने के बाद सागर ने कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। न सिर्फ इन फूलों को जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि यूँ समझ लिए कि आपने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया है। जैसी बाकी औरतों ने देखा कि अनिका ने किसी तरह फूलों को जान बचाने के सागर से मदद की थी, एक के बाद ऊंचे खानदान की औरतों ने अनिका के पास आकर उसे बधाई देने लगी। कुछ औरतों ने अनिका को यहाँ तक कह दिया कि लोग अनिका से अपना गार्डन में रखे रेयर फूलों को देखभाल की सलाह मशवरा करना चाहते हैं। मगर जैसे ही अनिका ने यह बात सुनी, अनिका ने उन लोगों से कहा, देखिए मैं यहाँ काफ़ी प्रोफेशनली नहीं करती हूँ, मेरी मतलब है कि मैं कुछ चीज़ों को जानती हूँ बॉटनी के बारे में, इसलिए मुझे जितना हो सकता है उतनी मदद करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग मुझसे सलाह ज़रूरत आपको पहले मेरी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अनिका की ये बात सुनते ही उच्च खानदान की औरतें समझ चुकी थी कि इस तरह अनिका से मेल-जोल बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। अनिका एक बेहद मशहूर डॉक्टर थी, अगर अपॉइंटमेंट लेकर अनिका से मिलने की कोशिश की जाए तो इसमें काफ़ी लंबा वक़्त लग सकता था और ज़्यादातर औरतों का मकसद सिर्फ़ इतना ही था कि पेड़-पौधों के बारे में सलाह-मशवरा करने से बहाने वो लोग अनिका से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा सकें, क्योंकि भविष्य के शहर का और देश का सबसे बड़ा बिज़नेस टाइकून अनिका की हर बात मानने वाला था। ये बात जब सब लोग समझ चुके थे, देश के सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून के साथ अपने परिवार का रिश्ता बढ़ाने के लिए उच्च खानदान की औरतों को यह अच्छा मौका नजर आ रहा था। मगर जैसे ही अनिका ने अपॉइंटमेंट की बात कही, सबके चेहरे की मायूसी नजर आने लगी। तभी अनिका ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मैं हर 15 दिन में आयशा के विला के अपने ग्रीन हाउस में रखे फूलों को शहद देखने के लिए जाती हूँ। अगर आप भी मुझे सलाह मशवरा करना है तो ठीक उसी वक्त आप वहाँ आ सकती हो। जैसे ही ऊंचे खानदान की औरतों ने यह बात सुनी, तभी लोगों ने चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मगर वहीं भीड़ में बीचों बीच खड़ी देविका ने अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अनिका ने यह मास्टर स्ट्रोक खेलकर फिर से उसे लोगों की नज़रों में आयशा को बहुत ऊपर उठा दिया है। अब ऊंचे खानदान की औरतें जान चुकी थी कि अगर उन्हें अनिका के साथ रिश्ते बनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें आयशा के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। देविका ने जो सोचा था वह हुआ नहीं। ऊंचे खानदान की सभी औरतें लगातार आयशा को मेलजोल बढ़ाने के लिए एक के बाद एक आगे आकर बढ़कर आयशा को यह पूछने लगी कि क्या आप आयशा का ग्रीन हाउस देखने के लिए आ सकती हो। अचानक ही इतनी सारी औरतों को एक साथ बातें करते हुए देख आयशा काफी परेशान नजर आने लगी। पिछले कई सालों में लोगों ने आयशा को जैसे समाज से बेदखल कर दिया था, मगर आज अचानक ही जब अनिका ने इस तरह की बात सबके सामने कही तो औरतों जो आयशा के पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करती थी, अब आयशा के साथ मेल-जोल बढ़ाने के लिए आयशा के साथ रिस्पेक्ट से बात करने लगी थी। देविका ने यह सब कुछ देखा नहीं था। देविका ने दबे पाँव किसी तरह एक विषय से छुपकर निकलना चाहती थी, मगर इससे पहले देविका ऐसा कर पाती, अनिका ने देविका के सामने जाकर कहा, वैसे आप भूल रही आंटी जी, हमारे बीच एक शर्त लगी थी और अब इस शर्त को पूरा करने का वक्त आ गया है। जैसे अनिका ये बात कही, एप्रिसिएशन में हुई सारी औरतें खामोश हो गई। सॉरी, औरतों ने खामोशी अब देविका के कानों में चुभने लगी थी। सारी औरतें अब देविका को देखने लगी थी। देविका जानती थी अब शर्त का पूरी करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, मगर शर्त के मुताबिक देविका को सबके सामने आयशा से माफ़ी मांगनी थी कि सालों पहले देविका ने आयशा और उसका पति चुरा कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। किसी भी औरत के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और कुछ हो नहीं सकती थी कि अगर शर्मिंदगी मर्द अपने प्रेम के जाल में फंसा कर अपनी बीवी से अलग करवाया था। सॉरी, ऊंचे खानदान की औरतें तमाशा देखने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। देविका ने धीरे-धीरे सांस तेज होने लगी। वह किसी तरह अपना मुँह छुपाकर वहाँ यहाँ जाना चाहती थी, मगर वह जानती थी अब उसे ऐसा करने से नामुमकिन था। देविका ने लंबी खामोशी के बाद धीरे से अपना कदम आयशा की ओर बढ़ाया। आयशा ने ठीक सामने खड़े रहकर देविका ने कहा, मुझे माफ़ कर देना आयशा, मगर क्या करूँ, हम दोनों एक दूसरे से भी प्यार करते थे। उस वक्त हमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमारे लिए हर रंग एक समान था। हमारे लिए हर साथ जीना और मरना रखा था। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। हम जानते कि हमारे तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, इसलिए हंसराज ने भी मारवा खानदान की प्रॉपर्टी और उनकी दौलत में एक भी रुपया उम्मीद किए बिना सब कुछ तुम्हारे हवाले करने का फैसला लिया, और इन फैसलों में भी मैंने भी उनका साथ दिया था। हमने तुम्हें तुम्हारे कोई अधिकार नहीं छीनने थे, और इसलिए जेब में एक फूटी कौड़ी लिए बिना हम दोनों
देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती होगी, मगर तुम इतना ज़रूर जानती होगी कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हंसराज ने धन दौलत, अपने परिवार, इन सब के ऊपर मुझे समझा, मेरे प्यार को समझा, इसलिए मारवा खानदान के बिना कोई अधिकार लिए मुझे लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। मेरे लिए यह भी बड़ा सौभाग्य की बात था कि हंसराज मुझे इतना प्यार करता है। हाँ, हमारे प्यार का वजह से तुम्हारे दिल में उठी नफरत को भी मैं समझ सकती हूँ। बस इसलिए हाथ जोड़कर सबके सामने तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। देविका ने इस तरह की बात करते सबको चौंका दिया था। देविका ने आयशा से माफ़ी ज़रूर माँगी थी, मगर सबकी नज़रों में देविका ने अपने प्यार को ऊँचा कर दिया था। देविका ने सबके सामने यह साबित कर दिया था कि हंसराज देविका के बेहतर प्यार करते थे। आयशा सबके सामने इसे नीचा नहीं दिखाया जा सकता था कि उसके पति शादीशुदा होने के बावजूद किसी और औरत को इतना प्यार कर सकता था, और धन दौलत मारवा खानदान को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़, मारवा हाउस को छोड़कर लड़की को अपना आप बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। देविका ने किसी तरह माफ़ी मांगी थी, वो सुनकर खुद अनिका हैरान हो गई थी। अनिका ने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मारवा आयशा मारवा को खोज हुई इज्जत समाज में वापस लौटाने के लिए किया था, मगर देविका ने एक ऐसी चाल चली कि जिसके बाद आयशा ने स्वाभिमान को शायद जिंदगी में आज से सबसे ज्यादा ठेस लगी थी। देविका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर आज मैं तुम्हें कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? आयशा हैरान होकर अनिका को और देखने लगी। आयशा नहीं जानती थी देविका उससे क्या मांगना चाहती थी, मगर आयशा एक चीज अच्छी तरह से जानती थी कि वो जो औरत है उसके सामने इस समय खड़ी थी, वो सीधे धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सब कुछ छीन लिया था। पहले उसका पति, उसके बाद धीरे धीरे आयशा की जिंदगी से एक एक बाद एक सब कुछ छीनता चला गया था। मारवा परिवार का साथ और उसकी जिंदगी की सबसे कीमती रोहित का बचपन भी नहीं कहीं देविका की वजह से आयशा ना छीन जाए। आज जब देविका ने आयशा के सामने कुछ मांगने की बात रखी, तो कहीं ना कहीं आयशा के मन में एक डर छा गया था। देविका ने बड़ी धीमी आवाज में बड़े रिस्पेक्ट के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए आयशा से कहा, प्लीज क्या तुम मुझे मारवा खानदान के साथ एक मुलाकात के लिए रोहित को राजी कर सकती हो? आयशा खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। वो जानती थी रोहित एक काफी इंडिपेंडेंट लड़का था, किसी के कहने पर आकर वो अपने फैसला नहीं बदल सकता था, इसलिए आयशा खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। जब आयशा ने मुड़कर पीछे खड़ी अनिका को और देखा, तो अनिका समझ गई कि आयशा इस वक्त काफी कंफ्यूज थी, इसलिए आयशा के पास आते हुए अनिका ने देविका के इस सवाल का जवाब दिया। अनिका ने कहा, देखिए आप जैसा समझ रहे हैं यह सब इतना आसान नहीं है। रोहित ने एक बार जो फैसला कर लिया होता है उसे सिर्फ वो खुद बदल सकता है। हमारे कहने या किसी भी कहने से आकर रोहित अपना फैसला बदलना नहीं चाहता। अगर आप मारवा परिवार के साथ मुलाकात करना चाहती है तो आपको रोहित के साथ बात करनी होगी। हाँ, मैं जानती हूँ आपका मेरा साथ शर्त रखी थी कि अगर मैं ये शर्त हार जाती हूँ कि किसी भी हालत में आपकी मुलाकात मारवा खानदान से कराऊंगी, मगर मैंने यह शर्त इसलिए रिस्पेक्ट की थी क्योंकि मैं जानती थी फूलों का अंजाम क्या होने वाला है। देविका को अपना जवाब मिल चुका था। वो जानती थी अब वो यहाँ अपना आइडिया रगड़ने की कोई फायदा नहीं था। रोहित के दिल में और मारवा परिवार के घर में जगह बनाने के लिए देविका और हंसराज को कोई और चाल चलनी होगी। मगर अपने चेहरे पे मुस्कान बराबर रखते हुए देविका ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ आयशा को कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हमें इसी शहर में किसी न किसी बहाने जरूर मिलते रहेंगे। ये कहने के बाद देविका ने बाकी औरतों को और मुड़कर कहा, देखिए आप लोग एवरेजेशन एंजॉय कीजिए, मुझे इस वक्त किसी से जरूरी काम में जाना है, मगर हाँ आप सबके लिए खाना पीने का इंतजाम किया गया है, कोई खाना खाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यह कहते हुए देविका ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सबको अलविदा कहा और वहां से चली गई। और सभी औरतें यह सोचने लगी थी देविका ने चाहे हंसराज मारवा के साथ प्यार करने का गलती करती थी, मगर कहीं ना कहीं उसके प्यार में सच्चाई थी। देविका ने हारी हुई बाजी भी अपने नाम कर ली थी। देविका का पहनावा, उसके चाल की स्टाइल, बात करने का तरीका, सब कुछ काफी विनम्रता से भरा था। उच्च खानदान की औरतों को सर झुकाकर बात करने वाला औरतों को काफी पसंद आती थी, और देविका ने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने आप को नजरों में काफी जेंटल और प्रोफाइल साबित कर दिया था। शर्त हारने के बाद देविका ज्यादा देर तक सबके सामने रहना नहीं चाहती थी, इसलिए काम का बहाना बना के बड़े ही आराम से वो वहां से निकल गई। अनिका अच्छी तरह से जानते थे देविका लोगों के सामने जो नाटक कर रही थी उसका असली चेहरा नहीं था। अनिका बार बार देविका के आयशा के कही आखिरी बात पर गौर करना शुरू किया। देविका ने कहा था अब तो इसी शहर में रहने वाली थी तो बार बार मुलाकात होती रहेगी। अनिका की समझ में यह नहीं आ रहा था
फॉरेन में इतना स्टेब्लिश बिजनेस छोड़कर हंसराज मारवा देविका के साथ दिल्ली वापस क्यों आए थे? अनिका को कहीं न कहीं इसमें उन दोनों की एक गहरी चाल नज़र आ रही थी। ज़रूर दिल्ली आने के पीछे दोनों के पास कोई बहुत बड़ी वजह थी और अनिका जल्द से जल्द वह वजह जानना चाहती थी। देविका के नीचे आने के बाद उच्च खानदान की सारी औरतों ने एग्जीबिशन में फूलों का प्यार करने का नकाब निकाल कर सिर्फ आयशा और अनिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए उनके साथ तरह-तरह की बातें करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में आयशा और अनिका दोनों काफ़ी परेशान होकर एविएशन के किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर बाहर निकल गए। अनिका कार ड्राइवर करते आयशा को फिर से अपने विला की ओर ले जाने लगी। पूरे रास्ते अनिका चुपचाप कुछ सोचती रही। आयशा ने कई बार अनिका के साथ बात करने की कोशिश की, मगर अनिका ने आयशा की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आयशा समझ चुकी थी, जरूर अनिका के मन में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात सोच रही है। कुछ ही देर में कार आयशा के विला में अंदर दाखिल हुई। तभी दोनों की नजरें बाहर एक बड़ी सी लग्जरियस कार पे पड़ी। कार को देखते ही अनिका और आयशा दोनों समझ चुके थे रोहित विला के अंदर उनका इंतजार कर रहा। जैसे ही आयशा और अनिका विला के अंदर दाखिल हुए, आयशा ने देखा कि रोहित बड़े ही आराम से सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। आयशा को देखकर रोहित ने अपना लैपटॉप सामने की टिपोई पर रखा और अपनी जगह खड़े होते हुए आयशा और अनिका को देखते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम दोनों की थोड़ी देर और लगेगी। रोहित के मुस्कुराते हुए देखकर आयशा ने कहा, क्या तुम यह बात भी जानते थे अनिका सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि फूलों का भी इलाज करना बहुत अच्छी तरह से जानती है? फ्लोर गर्ड नाम से मशहूर बॉटनी की जानकार और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली बीवी अनिका है। क्या तुम यह राज तुम पहले से जानते थे? रोहित को फ्लोर गर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही रोहित को फूलों को देखभाल करने का कुछ खास दिलचस्पी थी। रोहित ने अनिका को देखते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता था कि अनिका के अंदर और कितने हुनर छुपे हैं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि अगर अनिका ने कोई काम अपने हाथ में ले लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो वो काम पूरा ना हो। और मुझे इस बात का खुशी है, अनिका की वजह से आज मुझे अपने अतीत का जुड़ा सबसे बड़ा रात पता चलेगा। तो बताइए क्या है हकीकत? रोहित की ये बात सुनते ही आयशा पूरी तरह से शॉक हो गई। रोहित ने सीधे पॉइंट पे आकर बात करना शुरू कर दिया। पर आयशा भी अच्छी तरह से जानती थी वह रोहित को अब कोई बात छुपा नहीं सकती थी। आयशा ने रोहित और अनिका की ओर मुड़कर देखा और कहा, क्या हम ग्रीन हाउस चलकर बात कर सकते हैं? ये कहने के बाद आयशा कमरे के बाहर निकलकर अपने ग्रीन हाउस की ओर जाने लगी। आयशा जब खुशी से महसूस करती थी अपना ज्यादा लोग महसूस करती थी तब ग्रीन हाउस में अपने दोस्तों के बीच जाकर बैठ ही जाती थी। आज खुद आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में चल रही इमोशन खुशी के लिए थे या फिर दुख के लिए थे। अपने सीने पे जो राज आयशा ने 20 साल से दबा रखा था वो क्या वह अपने बेटे को बताते वक्त आयशा खुद महसूस हो रही थी या किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान का डर सता रहा था? यह बात तय करना खुद आयशा के लिए काफी मुश्किल हो गया था। आयशा ने ग्रीन हाउस में रखी हुई एक बेंच पर बैठकर अनिका और रोहित से कहा, आओ तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। रोहित बड़े ही ध्यान से आयशा के हर एक्सप्रेशन को देख रहा था। रोहित बेंच के सामने पड़ी एक छोटी सी स्टूल पर जा बैठा और अनिका ठीक आयशा के बगल में जा बैठी। आयशा का चेहरा झुका हुआ था, नजरें बिल्कुल झुकी हुई थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बातों में वह रोहित और अनिका का कहने वाली थी। वह बात कहने से वह काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो बात कहाँ से शुरू कर। तभी अचानक रोहित ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या यह बात मेरी किडनैपिंग से जुड़ी हुई है? रोहित की बात सुनकर आयशा बिल्कुल चौंक गई। आयशा ने अपनी नजरें उठाते हुए रोहित की ओर देखा। तब रोहित ने यह महसूस किया तो जरूर उसमें जो बात सोची थी उसमें सच्चाई थी। रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मुझे याद है कि जब मैं 5 साल का था तब अचानक एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी मैं उन्हें माँ कहकर पुकारो। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, मगर हाँ मैं मुझे इतना जरूर याद है कि मैंने उस औरत को माँ कहने से मना किया। उसके कुछ ही पल में मैं अगवा कर लिया गया था। एक टेम्पो में डालकर मुझे घर से काफ़ी दूर ले जाया गया था। अचानक मेरा किडनैपिंग एक आदमी के साथ बात करने लगा। वो आदमी अचानक उसके साथ मारपीट करने लगा। मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकला और किसी तरह मैं वापस मारवा हाउस पहुँच गया। मैं 5 साल का था इसलिए उस किडनैपिंग का हर डिटेल मुझे पता नहीं था, मगर जब आपने मेरा विस्तार कर दिया उसके बाद कहीं न कहीं सोच रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक माँ ने अपने ही बेटे को अपने आप से अलग कर दिया। बार-बार एक बात का एक एंगल सोचने के बाद मुझे अचानक यह ख़्याल आया कि ज़रूर उस किडनैपिंग से जुड़ा कोई राज है, जिसकी वजह से आपके और मेरे रिश्ते इतनी बड़ी दरार पैदा हुई।
जब मैं छोटा-सा था तब मैं यह सोच कर करता था कि शायद मेरी ही अक्ल और सूझबूझ की वजह से मैं उस खतरनाक लोगों से जंगल से भागने में कामयाब हो गया। मगर जैसे जैसे वक़्त बीता चला गया, मैं मैच्योर होता लगा। अचानक मुझे बार-बार किडनैपिंग की पूरी तस्वीर याद आने लगी। ये कैसे हो सकता है? अचानक ही वो आदमी मेरे किडनैपर से मिला और अचानक ही वो लोग उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे। हो सकता है वो आदमी मुझे बचाने के लिए वहाँ पहुँचा हो। तो क्या वह आदमी आपने भेजा था? रोहित के इस सवाल पर आयशा ने बस चुपचाप रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस किडनैपिंग ने ना ही घर पर फोन करके पैसा की डिमांड की थी, ना ही कुछ और शर्त रखी थी। बस वह मुझे किडनैप करके घर से बहुत दूर जाया जा रहा था। इसका मतलब साफ था, वो लोग मेरी जान लेना चाहते थे। रोहित की बात सुनकर आयशा की सांसें तेज होने लगी। रोहित ने फिर अपना सवाल दोहराते हुए आयशा से पूछा, सच बताइए मुझे, उस आदमी को क्या आप ही ने मुझे बचाने के लिए भेजा था? आयशा ने बस धीरे में हाँ में अपना सर हिला दिया। जब रोहित ने आयशा का रिएक्शन देखा तब रोहित आयशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, बताइए मुझे वो कौन था, वो आदमी आप जान का खतरे में डालकर वो मेरी जान बचाने क्यों आया था? क्या आपने किसी को पैसे दिए थे या किसी मकसद मांगी थी, मदद मांगी थी या कुछ और? मुझे बताइए उस आदमी के साथ आपका रिश्ता क्या था और उस आदमी का मेरा साथ रिश्ता क्या था? आज आपको सब कुछ सच सच बताना ही होगा। आयशा ने यह जान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे अपने अतीत के बारे में रोहित को सब कुछ बताना ही होगा। आयशा ने बड़ी धीमी आवाज में रोहित से कहा, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मेरे और बहुत पुरानी कहानी सुननी होगी। ये कहानी 20 साल पुरानी है, नहीं है, बल्कि उससे भी पहले की है। ये कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। आयशा की बात सुनकर रोहित और अनिका दोनों हैरान हो गए। रोहित जानना चाहता कि आखिर वो क्या कहानी थी, उसमें माँ ने सालों तक अपने सीने में छुपा कर रखी थी। कौन था वो आदमी जो अपनी जान जोखिम में डालकर 5 साल के रोहित को एक फरिश्ते की तरह बचाने के लिए पहुंच गया? और आखिर उस आदमी का आयशा के कॉलेज से क्या संबंध था? आयशा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों मैं एक लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम था प्रम वर्मा। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों में सभी लोग यह जानते थे प्रम एक बहुत ही गरीब लड़का था। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर थी, ऐसा लोग कहा करते थे, और कॉलेज के कई लड़के मुझे प्रपोज भी कर चुके थे। मगर मेरी आंखों को जो लड़का भाया था वो सिर्फ परम था। हाँ, परम पढ़ाई में और खेल कूद में काफ़ी अच्छा था, मगर उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। कई बार तो कॉलेज से अपने घर तक आने जाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं हुए करते थे। मेरे खानदान वैसे तो बिजनेसमैन खानदान में काफ़ी पॉपुलर था, मगर मेरे पिताजी का उस वक्त बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। अचानक ही उन्होंने मेरी शादी की बात मारवा खानदान के बेटे हंसराज मारवा से साथ चला दी थी। उस वक्त तो हम सब यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि हंसराज मारवा सिर्फ स्वाति मल्होत्रा से प्यार करते थे और किसी भी तरह के उसका अपना बनाना चाहते थे। मगर स्वाति से हुई रिजेक्शन के बाद हंसराज ने खानदान के पसंद की लड़की के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। ये रिश्ता एक पॉलिटिकल रिश्ता था। मेरे खानदान को मारवा खानदान का नाम की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि मेरे अपने पापा ने मुझे यह भी कह दिया था कि मेरी बीमारी माँ का इलाज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और अब अगर फैक्ट्री और खानदान को बचाना था तो मुझे किसी भी हालत में हंसराज से शादी करनी थी। अपने परिवार की ओर हाँ कर दी। परम का दिल टूट चुका था, मगर उसकी वक्त काफ़ी हिम्मत दिखाई। मुझे बिना परेशान किए हुए या मुझ पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम डाले बगैर ही वो खुशी-खुशी मेरी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। मेरी शादी हंसराज के साथ हो गई। शादी के बाद भी मैं हंसराज से कभी प्यार न कर पाई और ना ही वो मुझे प्यार करते थे, मगर मुझे इस बात से कोई गिला-शिकवा नहीं था। उन्होंने जब दूसरी औरत के साथ संबंध बनाया तब भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैंने उन्हें पूछ छूट दे दी थी। अचानक ही शादी के कुछ वक्त बाद ही हंसराज ने मुझसे कहा, मुझे किसी फॉरेन इन्वेस्ट मिलने जा रहा है। यहाँ तक कि बड़ा इन्वेस्टमेंट था। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा लगाते हैं। हंसराज चाहता था मैं भी उस मीटिंग में उनके साथ रहूं। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। काफ़ी बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए आए थे। एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था। फॉरेन इन्वेस्टर का नाम था अक्षय अक्षय वर्मा। सभी लोग अक्षय वर्मा के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस स्टेज पे अक्षय का माइक तैयार रखा गया था। कुछ ही देर में ऑडिटोरियम के बाहर हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज़ आने लगी। लोग तेजी से दौड़कर अक्षय की स्वागत करने के लिए दरवाजे पे पहुंचे। भीड़ के बीचों बीच काफ़ी रईस आदमी चलकर स्टेज की ओर आने लगा। उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए। जब वो आदमी स्टेज पर पहुंचा तो माइक के सामने खड़ा हुआ, तब मुझे यकीन हो गया यह आदमी और कोई नहीं बल्कि परम वर्मा था। कॉन्फ्रेंस में जब परम ने मुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा
जैसे मैं परम को जानती थी। वह यह आदमी था ही नहीं, चेहरा वही, मगर चेहरे के अलावा सब कुछ बदल चुका था। परम की बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बदल चुका था। जब लंच टाइम हुआ तब हंसराज बाकी लोगों के साथ बात करने में बिजी हो गए। मौका देखते ही परम मेरे पास आया और मैंने हैरानी से कुछ देर तक परम को देखती रही। मैंने परम से पूछा, कौन हो तुम और क्या तुम वही इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ? परम ने मुस्कुराहट से मुझसे इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो वैसे मैं एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का बेटा हूँ। हम लोग दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, मगर कॉलेज के दिनों में मैं यह नहीं चाहता था कि कोई मेरे पैसों की वजह से मुझसे दोस्ती करे, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी। परम की यह बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। परम ने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो? मेरे पास परम के इस सवाल को सचमुच कोई जवाब नहीं था। हम दोनों की शादी एक पॉलिटिकल शादी थी। इस शादी में इमोशन की जगह थी, मगर हाँ, मैंने होने वाले बच्चे से बेहद प्यार करने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पास अपना कहने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं था। भले ही उस अब तक मेरे होने वाला बच्चा मेरे पेट में था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरी जीने की मकसद मिल चुकी है, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरह का ऐसा कोई बदलाव हो जिसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे की ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर परम से कहा, देखो मेरे पति को मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। मेहरबानी करके तुम हमारे रिश्ते को एक राज ही रहने देना। परम का वो टैलेंट मेरे लिए सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल था। कॉलेज के बाद मैं इमोशनली जुड़ चुकी थी। परम के साथ परम का इस तरह का ताना सुनने मेरे लिए जहल पीने से कम नहीं था। मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाल रखा। परम मुस्कुराकर कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी लोगों से बात करने के लिए निकल गया। कुछ दिनों बाद हंसराज परम के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उसके घर ले आए। जब वो घर आए तो परम ने मुझे खाना परोसते हुए देखा और मेरी ओर इशारा करते हुए हंसराज से कहा, तुम्हारी बीवी वाकई में बहुत खूबसूरत है। तुम काफ़ी लकी हो तो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली है। परम यह बात सुनकर हंसराज ने परम से कहा, जरा हमें यह तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं? परम ने हंसराज के सवाल सुनते ही मेरी ओर देखा और कहा, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है दोस्त। हाँ, मैं कॉलेज के दिनों में एक लड़की से प्यार करता था, मगर मैंने अपनी असलियत उस लड़की से छुपा कर रखी थी। मैंने उससे कहा था मैं एक बहुत ही गरीब लड़का हूँ। उस लड़की ने मेरे साथ रिश्ता तोड़कर एक अमीर लड़के से शादी कर ली, और मैं असली प्यार की तलाश में आज भी यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। परम की बात मेरे दिल के तीर की तरह चुभ रही थी, मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाल रखा। मुझे तो यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि परम ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सही था या गलत। अपनी असलियत छुपाकर परम ने एक भी तरह मुझे धोखा ही नहीं दिया था। मगर परम की बात सुनकर मैं अपने आप को परम के सामने एक मुजरिम समझने लगी थी। अंदर ही अंदर मैं पछताव के आग में जलने लगी थी। मेरे लिए यह तय करना पाना बहुत मुश्किल हो गया था, मैं परम को असलियत में जानती भी हूँ या नहीं। जो आज मेरे सामने खड़ा था वो अगर परम का असली चेहरा था, तो कॉलेज के दिनों में जो परम से मैं मिली थी वह एक भ्रम था, और अगर कॉलेज के दिनों में मैं जिस परम से मिलती थी वो उसका असली चेहरा था। आज मेरे सामने जो अक्षय खड़ा था वह एक भ्रम था। मेरे लिए यह तय कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, परम सही था या गलत। अंशद और अक्षय वर्मा के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। खाने टेबल पे दोनों हंसी मजाक करते एक दूसरे के साथ बात करने लगे। हम गुजरते वक्त के साथ आयशा का दिल पर हजारों छुड़ियां एक साथ चलने लगी। बात बात में परम आयशा को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इस बात जानने से पहले परम ने हंसराज की ओर देख कर कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना। हमारी फैमिली की दिल्ली में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है, और तुम अगर कोई भी मदद चाहिए तो बस मैं तुम्हें एक फ़ोन कॉल कर दूंगा। हंसराज खुशी खुशी परम के गले लग गया, मगर यह बात तो सिर्फ मैं जानती थी। वो परम उफ और से वर्मा एक सारी बातें हंसराज से नहीं बल्कि मुझसे कर रहा था। परम की आंखों में मैं पढ़ लिया था, परम हंसराज से नफरत करता था। बस वह हर बात मुझे सुनाने के लिए हंसराज को जरिया बना रहा था। कुछ दिनों बाद हंसराज को पता चला कि अक्षय वर्मा ने हंसराज के साथ बिजनेस डील आगे बढ़ाने से लिए मना कर दिया था। हंसराज की समझ नहीं आ रहा था आखिर इतनी अच्छी तरह से बातचीत करने के बावजूद अक्षय वर्मा ने मारवा हाउस के साथ डील क्यों नहीं कैंसिल कर दी। सिर्फ मैं ही असली वजह जानती थी। आखिर परम ने ऐसा क्यों किया था। इस हादसे के बाद ना तो हंसराज कभी अक्षय वर्मा के बारे में घर में कोई बात करता, और ना ही कभी उसकी कोई जिक्र किया करता। वक्त बीतता गया और मेरी जिंदगी में तुम आ गए, मेरा नन्हा सा जीने का सहारा रोहित। कभी कभी मैं अपने आप को परम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिश थी,
मैं मन ही मन सोचती थी अगर मैं कॉलेज के दिनों में परम को धोखा ना दिया होता तो आज हम दिल्ली की ज़िंदगी कितनी खुश सुख और चैन से भरी हुई होती और ना ही मुझे हंसराज के धोखे सहने पड़ते और ना ही सब कुछ होते हुए भी मैं अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करती। मगर जब मैंने अपनी गोद में मुस्कुराते हुए देखती तो ज़िंदगी भर का सारा गम भुलाकर तुम्हारे साथ खो जाती। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते कि रोहित को सचमुच मारवाड़ खानदान का अगला हैंड बैंड बिल्कुल काबिल है। छोटी सी उम्र में तुमने यह साबित कर दिया था कि तुम और बच्चे में काफ़ी ज़्यादा तेज और इंटेलिजेंट हो। बस तुम्हें ही किसी की नज़र ना लग जाए इसलिए मैं दिन रात ऊपर वाला से प्रार्थना किया करती थी। हंसराज ने मुझे धोखा देकर देविका को अपना लिया था। एक औरत होने के नाते मेरे लिए अब इस तरह का सब कुछ चुपचाप खामोश सहने के लिए और मुश्किल हो गया था। लोग मेरे बारे में समाज में तरह तरह की बातें करने लगे थे। मैं चुपचाप हंसराज की हर बात को सहन कर नहीं करने वाली थी। मैंने फैसला किया था अब मुझे अपने लिए भी कोई डिसीजन लेना होगा इसलिए गुस्से से आकर मैंने अपना बैग पैक किया और कुछ दिनों के लिए मारवा हाउस छोड़कर बाहर चली गई। मगर तभी मुझे तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में पता चला। मैं पहली फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली लौट आई। कई घंटों तक तुम्हारे बारे में किसी को कोई खबर हाथ नहीं लगी रही थी। मारवा खानदान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तभी ढूंढने के लिए मगर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि गुलेरिया परिवार ने भी मेरी रिक्वेस्ट को अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की मगर वह भी तुम्हारा कोई पता नहीं लगा पाए। मैंने मन ही मन अपने आप को पूछती रही आखिर क्यों मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर जाने की गलती की। मन ही मन मुझे अजीब-गजीब ख़्याल आने लगे। तुम जब किडनैप ने फ़ोन करके कोई पैसा नहीं माँगा तब नहीं तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ज़रूर किसी दुश्मन ने तुम्हें अगवा किया था और शायद असली मकसद पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी मौत था। मैं जानती थी कि मेरे पास भी बहुत कम वक़्त था। उस वक़्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने किसी तरह एक डायरी से परम का पुराना फ़ोन नंबर निकाला और उसे कॉल लगाया। मैंने तो यह भी नहीं जानती थी कि इतना पुराना नंबर परम ने अब तक रखा भी था या नहीं मगर कुछ देर रिंग बजने के बाद परम ने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही परम ने मुझसे कहा मैंने यह नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए अभी तक एक्टिव रखा है। इस पर किसी और का कॉल नहीं आ सकता। मैं जानता था एक ना एक दिन जरूर तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करोगी। मैं परम की बातें सुनने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैंने परम से कहा मेरा बेटा किडनैप कर लिया गया है। तुमने कहा था दिल्ली में कभी काफ़ी पावरफुल हो, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ सकते हो? उस वक्त परम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने के में ज़रूर तुम्हारी मदद कर सकता मगर मुझे बदले में क्या मिलेगा। मैंने परम से कहा तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, आखिर मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। उसके बाद परम ने मुझसे कहा और सुनकर मैं हैरान हो गई। परम मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मेरे साथ एक सौदा करना चाहता था मगर उस वक्त मेरे लिए बेटे की जान बचाने के ज़्यादा और कोई चीज़ मायने नहीं रखती थी। मैंने परम से कहा तुमसे मुझसे कहा था दिल्ली में तुम्हारी काफ़ी प्रॉपर्टी है और दिल्ली में भी तुम काफ़ी पावरफुल हो तो क्या तुम मेरे बेटे को बचाने के लिए मेरी मदद कर सकते हो? परम ने मुझसे कहा मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा मगर प्रॉब्लम यह है कि आज मेरी शादी है और मैं ज़रा बिजी रह रहा हूँ। मैंने परम की शादी की बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी थी क्योंकि उस वक्त मेरे कानों में कोई शब्द नहीं पड़ रहे थे। मैं सिर्फ अपने बेटे की जान की भीख मांगना चाहती थी जिसके बदले मैं सिर्फ यह सुनना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा सख्त मौजूद था जो मुझे तक मेरे बेटे तक पहुंचा सकता था। तभी फ़ोन पर परम ने हंसते हुए आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए परम ने मुझसे कहा देखो शादी का मंडप तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, बस दुल्हन ढूंढने की कमी है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बेटे को जान बचा लूंगा। मैं परम को इस तरह बेतुबी बातों को सुनने में बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैंने परम से कहा, "ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? तुम क्या जानते हो मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तुम मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझसे इस तरह की शर्त कबूल करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि चाह कर भी मैं यह शर्त पूरी नहीं कर सकती।" परम हँसते-हँसते हुए मेरी बातों का जवाब दिया और कहा, "अरे मैं जानता हूँ ये मुमकिन नहीं है, मैं तो सिर्फ मज़ाक कर रहा था।" मैंने उस वक़्त परम को कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती मगर शर्त परम ने मेरे सामने रखी वो मेरी आने वाली ज़िंदगी का हमेशा-हमेशा का बदल कर रख देने वाली थी। परम ने मुझसे अपनी शर्त बताते हुए कहा, "मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगा मगर बदले में तुम्हें मारवा हाउस छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए जाना होगा। तुम्हें अपने बेटे से दूर रहना होगा। तुम कभी भी अपने बेटे से प्यार से नहीं सो पाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने बेटे के दिल पे अपनी नफ़रत पैदा करोगी।" परम की इस तरह की शर्त सुनकर मैं हैरान रह गई। कोई भला इस तरह का शर्त क्यों रख सकता है? यह मेरी समझ से बाहर था। तभी परम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझसे कहा, "जिस तरह मैंने हमेशा के लिए अपना प्यार खो दिया तुम्हारे पैसों की लालच की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। आज मैं भी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ।
अपने प्यार को खोने का मतलब क्या होता है और मैं अच्छी तरह से जानती थी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बेटे से ज़्यादा प्यार तुम और किसी से नहीं करते। प्यार चाहे किसी भी रिश्ते से ढूँढा जाए, प्यार तो प्यार ही होता है और अब मैं अपने प्यार से दूर रहने का आदी हो चुका था। बिना प्यार के ज़िंदगी कैसी होती है ये इसका एहसास अब तुम्हें दिलाना चाहता था। अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहती हो तो तुम हमेशा के लिए भूल जाना जो ज़िंदगी में पिछले 7 साल जी थी वही ज़िंदगी अब तुम्हें हमेशा के लिए जीनी होगी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी-सी सज़ा है। मगर याद रखना सज़ा किसी उम्र कैद के कम नहीं होती और एक बात तुम्हारे बेटे की जान तो ज़रूर बचा लूँगा लेकिन उसके बाद अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो याद रखना मेरे लिए तुम्हारे बेटे की जान लेना चुटकी बजाना जितना आसान था। चाहे तुम अपने बेटे को दुनिया में किसी भी कोने में छुपा लो, मैं तुम्हें वफ़ा करता हूँ। जिस वक़्त मुझे इस बात का एहसास हुआ तुमने मेरी शर्त तोड़ी उसमें 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बेटे का मरा हुआ चेहरा देखोगी। मेरे पास परम की बात मानने के अलावा और कोई चेहरा नहीं था और अपना वादा पूरा किया। कुछ ही घंटों में तुम मारवा हाउस लौट चुके थे। इसके बाद मेरी बारी में परम की शर्त पूरी करने की थी। मेरे लिए बेटा ज़िंदा घर वापस लौट आया, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती थी। पूरी दुनिया में मैंने तुम जब घर लौट आए उसके बाद मैंने तुरंत डाइवोर्स के लिए रिलेशन दे दी। अपने ससुर और सास को मैंने हंसराज की सारी करतूतों के बारे में बता दी। उन्होंने भी तुम्हें अपने साथ रखना बेहतर समझा और बेटे को घर से जायदाद से बेदखल कर दिया। तो क्योंकि तुम्हें दादा और दादी भी एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि मारवा खानदान के राजदक्की पे बैठने के लिए उन्हें जो वारिस चाहिए वो सारे गुण तुम में मौजूद थे। तुम्हारे पापा होते हुए उन्हें तुम्हें मारवा खानदान का अगला वारिस चुन लिया गया था। हंसराज देविका के साथ घर छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में मैं भी मारवा हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली गई। किडनैपिंग के बाद जब घर लौटे तो हमेशा के लिए जानने की कोशिश की आखिर परम वर्मा यानी अक्षय वर्मा कौन था, क्या करता था, उसका परिवार कहाँ रहता था। मगर मुझे इतनी ही जानकारी मिली थी वो एक बहुत ताकतवर इंसान है। उसका खानदान पूरी दुनिया के इकोनॉमी अपने कंट्रोल में रखता है। अच्छी तरह से जानता था उस खानदान इतना पावरफुल था कि लोग उसके खानदान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। परम और उसका परिवार का दिन एक दिन देश में शुरू होता था और दूसरे देश में उनका दिन ढलता था। अब तक मैं सिर्फ इतना जानने में कामयाब हुई थी कि जिस परम को मैंने कॉलेज के दिनों में प्यार किया था वह एक बेहद खतरनाक इंसान था जो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अपने बेटे की जान की सुरक्षा के लिए मैं और मारवा खानदान की सेफ्टी के लिए मैं हमेशा हमेशा के मारवा खानदान की दूर हो गई। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मगर मेरा यकीन करो यह जितने भी साल मैं तुम्हारी जुदाई में इस बंगले में अकेलेपन में गुजारे हैं हर पल मेरे सीने में एक ही बात राहत महसूस हुई थी। उस रोज किडनैपिंग के बाद तुम जब जिंदा घर वापस लौट आए थे मेरे बेटे की जिंदगी और उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे अलग 7 जन्मों तक दूर रहना हो पड़े तो मुझे मंजूर है और मैं खुशी खुशी यह सजा काटने के लिए तैयार हूँ। आशा की कहानी पूरी हो चुकी थी मगर रोहित का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। वह जानता था कहीं ना कहीं उसकी माँ दिल ही दिल में उससे बेहद प्यार करती मगर उसके जानबूझकर अपने बेटे को दूरी बनाकर रखी। रोहित इतना तो जानता था जरूर कोई ऐसी कारण था जिससे माँ जानबूझकर अपने बेटे को अपनी जिंदगी से आगे अलग कर दिया था। मगर रोहित यह नहीं जानता था आयशा किसी पर्सनल रीजन की वजह से रोहित को अपने से दूर नहीं रख पाती थी बल्कि खुद रोहित की सेफ्टी के लिए ही आयशा ने रोहित को अपने आप से अलग कर दिया था। अपनी कहानी सुनने के बाद आयशा ने एक लंबी राहत की सांस ली और अपना सर झुकाकर वही ग्रीन हाउस के बेंच पर बैठी रही। अनिका को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ देर खामोश रहने के बाद आयशा ने रोहित को देख कर कहा मैंने परम को प्यार में धोखा दिया था और उसने मुझे उसकी सजा सुनाई। एक हिस्सा मुझसे शुरू हुआ था और मेरी मौत के साथ ही यह हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरी सजा यही है कि मैं वीरान बंगले में अकेले ही अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के बिना गुजारूं और कुछ सालों में यही पर अपनी आखिरी सांस ले लूं। कई बार मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त करने का अच्छा है मैं अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद कर लूं। मगर परम ने मुझे ऐसा भी नहीं करने दिया। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की तो वह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया ज़िंदगी अपने लिए पछतावा करती रही और सज़ा भुगतती रहूं। रोहित ने मन ही मन पूरी कहानी सुनकर काफ़ी पछतावा हो रहा था। रोहित इस बात का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसकी माँ ने किसी के डर की वजह से अपने बेटे को इतने साल अपने आप से अलग रखा। रोहित यह भी सोचने लगा आखिर इतना पावरफुल इंसान कौन हो सकता था। अगर रोहित सही था तो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा खौफ अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन
का था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिस्टोफ़र और ऑर्गेनाइज़ेशन का था। वो लोग बेहद खतरनाक लोग थे। वो ऑर्गेनाइज़ेशन क्रिस्टोफ़र से नहीं शुरू हुई थी बल्कि उसके परिवार वाले के कई सालों पहले वो खतरनाक ऑर्गेनाइज़ेशन स्थापित की थी। उन लोगों के अलावा इस दुनिया में ऐसा कौन था जो पूरी दुनिया को इतनी पहुँच रखता था? यह बात तो खुद रोहित भी नहीं जानता था मगर वह इतना ज़रूर जानता था चाहे कितने भी खतरनाक लोग क्यों ना हो मगर रोहित ने उसे निपटने की ताकत भी रखता था और तैयारी भी। रोहित खुद अंडरवर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेड नाम था जो किंग नाम से ऑपरेट करता था मगर यह बात कोई नहीं जानता था कि किंग और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा खुद है। रोहित अपनी इस आइडेंटिटी को सबके सामने नहीं लाना चाहता था मगर वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ किसी डर की वजह से अपने बेटे को अपने आप से एक पल भी दूर रख सके। रोहित के बाद बीते हुए साल के लिए अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। काश यह बात रोहित को पहले ही पता होती तो रोहित ने यह किस्सा काफ़ी दिनों पहले ही ख़त्म कर दिया होता। मगर रोहित जानता था उसे बीती बातों का सर पटकने से अच्छा यह होगा कि अपनी माँ को आने वाले भविष्य के लिए तरह सुधारने की कोशिश करे। रोहित अपनी माँ से कहना चाहता था कि अब उसे किसी बात का फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं और रोहित की सेफ्टी के लिए अब आयशा को रोहित से दूर रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं। रोहित किसी तरह यह बात आयशा को कहने ही वाला था तो आयशा के मोबाइल फ़ोन पर वही नंबर फिर से फ्लैश होने लगा। अनिका ने देखा कि वही नंबर जो पिछली रात भी आयशा के फ़ोन पर बार-बार कॉल कर रहा था। रोहित ने और अनिका ने नंबर देखकर समझ चुके थे, हो ना ये कॉल ज़रूर परम वर्मा उर्फ़ अक्षय वर्मा का था। फ़ोन बजते ही आयशा की धड़कनें तेज़ होने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आने लगी। तेज़ साँसें लेते हुए आयशा ने अचानक ही वहाँ देखना शुरू कर दिया। रोहित और अनिका आयशा के पास आए। अनिका ने आयशा के कंधे पे हाथ रखकर पूछा, "क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है?" आयशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, "तुम कहीं छुप जाओ, प्लीज़ छुप जाओ तुम कहीं। अगर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या कर देंगे।" रोहित एक माँ की घबराहट अच्छी तरह समझ चुका था, मगर रोहित जानता था वो खुद कितना पावरफुल था। आयशा के विला के आसपास रोहित ने कई सालों की किलाबंदी कर रखी थी। उसके खुफिया जासूस विला के चारों तरफ फैली हुई थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था विला के अंदर रोहित पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। रोहित ने आयशा को शांत करते हुए कहा, "तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद यह परेशानी तुम्हारी नींद नहीं हराम करेगी। यह परेशानी अब तुम्हारे बेटे की है। उस आदमी के साथ मैं बात करूँगा।" रोहित चाहे देश का सबसे बड़ा बिज़नेस टाइकून बन गया था, मगर आयशा की नज़रों में अभी भी रोहित वही 5 साल का बच्चा था, जिसे वो मारवा हाउस छोड़ आई थी। रोहित ने आयशा का फ़ोन अपने हाथ में लिया और आयशा ने रोहित को रोकते हुए कहा, "नहीं रोहित, वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उससे नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता है।" रोहित ने आयशा को शांत करते हुए कहा, "तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, बस एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ।" रोहित ने जैसे उन अननोन का कॉल को रिसीव किया, एक काफ़ी गहरी आवाज़ रोहित के कानों में पड़ी, "तो आखिरकार तुमने हमारे बीच हुआ सौदा तोड़ ही दिया। मैंने तुम्हें सज़ा सुनाई थी, एक तरह की करार हुआ था हमारे बीच में मगर तुमने उस करार को तोड़ दिया। अपने बेटे के नज़रिए बढ़ाने में तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे बेटे से तुम्हारी नज़दीकियाँ तुम्हारे बेटे के लिए खतरनाक हो सकती है। ये मत भूलना कि आज 20 साल पहले मैं तुम्हारे बेटे को मरने से बचाया था।" उस आदमी की आवाज़, उसके तेवर देख कर रोहित ये समझ चुका था ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद परम वर्मा था। परम की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, "आज के बाद इस करार को निभाने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें जो कुछ भी बात करनी मुझसे करनी होगी। मेरी माँ को अब इस करार से रहने की कोई ज़रूरत नहीं।" रोहित की आवाज़ सुनकर कुछ देर तक खुद परम खामोश हो गया। फिर अचानक परम ने गहरी साँस लेते हुए आवाज़ में लाउड स्पीकर के ज़रिए ग्रीन हाउस में बैठे सभी लोगों को सुनाई देने लगी। परम ने कहा, "छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया, यह ठीक उसी तरह होता है। एक चींटी पर निकले आते हैं मगर सर चढ़ाओगे तो उतना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। जो बच्चा जानता था वो मारना भी जानता था, इसलिए अपनी आवाज़ में नरमी लाओ और चुपचाप सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाओ।" इससे पहले कि रोहित परम को इस बात का जवाब दे पाता, आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए परम से कहा, "देखो प्लीज़ मेरे बेटे को इस सब से दूर रखो। गलती मेरी है, तुम जो सज़ा देना चाहते हो मुझे दो मगर मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ, चाहे तुम 20 साल मैं अपने बेटे से दूर रह लूँगी। जैसा तुम कहो वैसा करूँगी और अगर तुम सी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी जान लो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ और जो भी सज़ा देना चाहते हो मुझे दो।" आयशा की बात सुनने के बाद लाउड स्पीकर पर ज़ोर-ज़ोर से परम हँसने की आवाज़ आने लगी। परम ने आयशा से कहा, "यह सारी बातें हम पहले भी बहुत बार कर चुके थे। अब हर बार दोहराने की ज़रूरत नहीं थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। इनफैक्ट तुम्हें एक
खरोच भी आ जाए तो मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूँ। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर तुम्हारी गलती की सज़ा किसी को भी मिलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे बेटे रोहित मारवा और मारवा ख़ानदान का मिलेगी। मारवा ख़ानदान अब बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उसकी असली औकात क्या है। ये कहने के बाद परम ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही आयशा के चेहरे पे घबराहट आ गई और ज़्यादा बढ़ गई। आयशा को अब बस किसी भी तरह रोहित को इस झमेले से बाहर निकालना था। आयशा ने रोहित से कहा, देखो, मुझे लगता है ये आदमी बहुत खतरनाक है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ ना सके। आयशा खुद समझ नहीं पा रही थी ऐसा कौन सी जगह हो सकती है जहाँ जब बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को ना ढूंढा जा सके, मगर वह किसी भी तरह अपने बेटे को परम को पहुंच से बहुत ज्यादा दूर भेजना चाहती थी। रोहित ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका बेटा बड़ा हो चुका है। छोटे-मोटे प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेरे तो नीचे काम कर रहे हैं आदमी ही कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह प्रॉब्लम किसी छोटे-मोटे ईगो सर्टिफिकेशन का कोई बढ़कर है। आप फ़िक्र मत करना, हम कुछ नहीं होने देंगे। आयशा रोहित की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आयशा ने रोहित से कहा, देखो, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में हंसराज को कभी किसी की चापलूसी करते हुए नहीं देखा था, मगर मैंने हंसराज की आँखों में देखा था परम कितना पावरफुल है। रोहित अच्छी तरह से जानता था इतनी आसानी से आयशा को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। अब रोहित भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। जब रोहित ने अनिका का आंखों में टेंशन देखा तो रोहित अनिका के पास जाकर अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या यह बात सुनकर तुम्हारे फैसले में कोई बदलाव आ सकता है? आयशा भी खूब काफ़ी घबरा कर अनिका के जवाब का इंतजार करने लगी। रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है इतने पावरफुल आदमी के साथ अगर मैं दुश्मनी मोल लूँ तो वो हमारे बिजनेस का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अगर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और समझो कि रातों रात मैं बैंकक्रप्ट हो जाता हूँ, तब क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में बराबर रहोगी? रोहित के साथ अनिका ने बड़े ही कैजुअल जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होंगे तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। अनिका ये बात इसलिए कही क्योंकि वो खुद भी काफ़ी पैसे कमाती थी और जानती थी कि भले ही उसका पास मारवा खानदान की जितना प्रॉपर्टी नहीं है, मगर रोहित के लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जितनी ज़रूरत थी, इतनी इनकम तो अनिका आसानी से हासिल कर सकती थी। अनिका को यह बात सुनकर कहीं न कहीं आयशा ने भी रोहित की साँस ली। आयशा ने नहीं चाहती थी कि उसके लिए सज़ा अपने बेटे के परिवार को मिले। अनिका किसी भी हालत में रोहित को साथ खड़ी रहेगी, यह बात सुनकर आयशा के चेहरे में मुस्कान आ गई। अपने बेटे को अपने जीवन के साथी के साथ इतना खुशी देखकर आयशा ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम दोनों को भी भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। रोहित ने तुरंत आयशा को रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। आयशा ने बिना कोई और अब कमेंट किए हुए रोहित से कहा, मेरे लिए ख्याल तुम्हें अब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, जल्दी जाओ और सॉरी तैयारियां कर लो। रोहित ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सॉरी, सारी तैयारियां करनी ही होगी। अब घर में आप किसी भी कमरे में रहोगे, आपके कमरे की बनावट कैसी होगी, इन सारी चीज़ों का वक्त तो लगेगा। रोहित की बात सुनकर अचानक ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल सच कहा रोहित ने, मगर मैं अपना जितना जानती हूँ आप काफ़ी सिंपल और साधारण जीवन जीने में मानती हैं, तो मुझे लगता है कि सालों बाद उस घर में लौटने के बाद आपको वहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसा समझ नहीं पा रही थी वो रोहित और अनिका को अचानक इस तरह की बात करने से कैसे रोके। आयशा ने अपने कदम पीछे हटाते हुए रोहित और अनिका से कहा, आप लोग क्या कह रहे हो, मैं यह बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले 20 सालों से मैं यहीं पर रहती हूँ और मुझे यहाँ पे रहने की आदत हो गई है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरे फ़िक्र मत करना। रोहित जानता था कि इतनी आसानी से आयशा मानने वाली नहीं थी, इसलिए रोहित को कोई मजबूत तरकीब निकालनी होगी। रोहित ने कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद आयशा से कहा, बात जड़ से ये है तो माँ कि ज़्यादातर अनिका को यह काम से बिजी होती है, तो या नींद पूरी करने में बिजी होती है। बच्चों का ख्याल रखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता गया है। आप तो जानती है कि मुझे भी बहुत काम होता है। अनिका ने तुरंत रोहित को यह तरकीब समझ लिया और रोहित की बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने कहा, रोहित बिल्कुल ठीक कह रहा। 3 बच्चों अभी बहुत छोटे हैं, आर्यन काफ़ी समझदार है, मगर हम दोनों की गैरहाजिरी में वह अपने आप को कभी काफ़ी अकेला महसूस करता। अगर उसकी दादी उसके साथ होगी तो अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और रिया काफ़ी शरारती है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो पूरा दिन गेम खेलती रहती है। रिया के लिए किसी बड़े का हमेशा के साथ उसका रहना बहुत ज़रूरी है, वरना रिया बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी
और सबके बड़ी बात रिया को अपनी दादी से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका था। अगर आप चाहें तो हमारे साथ घर पर नहीं आई तो हो सकता है कि रिया ज़िद करे कि यहीं आपके साथ रहने चली जाए। और बात रही अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर अभी-अभी परिवार के साथ शामिल हुआ है। अगर हम दोनों बिज़ी रहे तो हो सकता है क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को जो परवरिश की है उस परवरिश से बुरा असर असर पहुँच पड़े। जल्द अलेक्जेंडर मन ही मन दिखने लगा। बड़ा होकर शायद अलेक्जेंडर भी किसी तरह ही रास्ता पर चल पड़े जो रास्ता क्रिस्टोफर ने उठाया था। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आयशा को एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके पोते पोतियों को इस तरह बात करे। जो आयशा नन्हे फूलों की इतनी फिक्र करती थी, उनके सामने रोहित और अनिका के पोते पोतियों की बात रखकर मास्टर स्ट्रोक खेल लिया था। अनिका और रोहित दोनों जानते थे जब बात बच्चों पर आएगी तो आयशा अपने आप को रोक नहीं पाएगी। आयशा की हाँ सुनते ही अनिका ने सावित्री को ग्रीन हाउस में बुलाकर कहा, आप और अपना और मैडम का सारा सामान पैक करो, हम अभी मारवा हाउस बड़े घर जाकर साथ साथ रहेंगे। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही सावित्री के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उनके आंखों में आंसू बहने लगे। सावित्री अब एक पल भी बर्दाश्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो दौड़कर बंगले के अंदर चली गई। सावित्री को जाने के बाद आयशा ने ग्रीन हाउस में रखे अपने दोस्तों की यानी पेड़ पौधों की ओर देखा। रोहित मारवा समझ गया था आयशा अपने पेड़ पौधों के फूलों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। रोहित ने फोन पर किसी से साथ बात की और कुछ ही मिनटों में 25-30 लोग फौज आयशा के विला के अंदर दाखिल हुई और एक एक करके रोहित ने बॉडीगार्ड गमले में रखे पौधों को बड़े ही ध्यान से ग्रीन हाउस से निकाल कर एक टेम्पो में भरने लगे। आयशा यह सब कुछ देखकर हैरान हो गई। आयशा जानती थी कि रोहित हमेशा से विला आसपास अपने सीक्रेट एजेंट लगा रखे थे जो लोग आयशा की सिक्योरिटी की देखभाल करते थे। मगर वह यह नहीं जानती थी कि रोहित ने एक छोटी सी फौज तैनात कर रखी थी विला के बाहर। अनिका भी यह सारी बॉडीगार्ड को एक साथ देखकर चौंक गई। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम तो अपने आप साथ एक आर्मी लिए घूमते हो, क्या तुम्हें अपनी जान को इतना प्यार है? रोहित ने मुस्कुराकर अनिका का बात को जवाब देते हुए कहा, यूँ कह लो कि मुझे जिंदगी से प्यार है क्योंकि इस जिंदगी में अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। रोहित के चेहरे में मुस्कान देखकर अनिका समझ चुकी थी आज सालों बाद रोहित यह महसूस हो रहा कि उसकी छाती से एक बड़ा बोझ उतर गया था। अपनी माँ को वापस अपने जीवन में पाकर रोहित बेहद खुश नजर आ रहा था। रोहित ने फिर से आयशा की ओर देखकर कहा, देखो माँ, एक और बात, वहाँ बड़े घर चलने से बाद घर की सारी जिम्मेदारियां आपको ही संभालनी होगी। आयशा ने फिर हैरान होते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं, अब जब दादी माँ है तब उस घर में सिर्फ और सिर्फ उनका ही राज चलेगा, तुम नहीं जानते हो तुम्हारी दादी माँ को अगर। रोहित ने आयशा की बात के बीच में काटते हुए कहा, देखो माँ, बात दरअसल ये है कि दादी माँ को अनिका शायद अपनी बहू के रूप में एक कांटे की तरह खटक रही है। और तुम्हें तो अनिका का स्वभाव अच्छी तरह से जानती हो, वो कितने लोगों को आदर करना जानती है, उतना ही अपने अधिकार के लिए लड़ना भी जानती है। और मैं नहीं चाहती हूँ फ्यूचर में दादी माँ की वजह से अनिका को किसी भी तरह तकलीफ हो। अगर ऐसा हुआ तो मारवा हाउस के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी चली जाएगी। रोहित की बात सुनते ही आयशा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम चाहो कहो तो आज से उसी घर की बागडोर मैं संभाल लूंगी। अनिका यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अनिका जानती थी आने वाले दिनों में रोहित को इस फैसले का क्या अंजाम होने वाला था।